तो ये हमारे चैप्टर 1 की सीरीज का आखिरी वीडियो है। तो अभी तक पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स में हमने पैटर्न्स इन नंबर्स को सीखा। बट मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट ओनली फाइंडिंग आउट पैटर्न्स इन नंबर्स। मैथमेटिक्स हमें जो हमारे आसपास डिफरेंट शेप्स हैं उनमें भी पैटर्न्स को फाइंड आउट करने में मदद करता है। तो इस वीडियो में हम पैटर्न्स इन शेप्स के बारे में सीखेंगे और वो पैटर्न्स इन नंबर्स से किस तरह से रिलेटेड है इसके बारे में भी जानेंगे। तो पैटर्न्स ऑफ शेप्स इज अनदर very important basic pattern in mathematics. So these shapes have different dimensions. वो one dimensional भी होती हैं, 2 dimensional, 3 dimensional और they can also have more than 3 dimensions. तो पहले 1 dimensional, 2 dimensional और 3 dimensional shapes में क्या difference होता है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ आप पहले इस शेप को देखिए। इसको देखने पे आपको पता चलेगा कि इस शेप में केवल लेंथ है, देयर इज नो विड्थ। हालांकि हमने आपको देख पाने के लिए थोड़ी सी विड्थ दिखाई है, बट एक्चुअली इस शेप में केवल लेंथ है। तो ऐसी शेप्स जिनमें केवल एक ही डायमेंशन होती है उनको हम कहते हैं 1 डायमेंशनल शेप्स। और यहाँ 1D में जो D है, D इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डायमेंशन। तो आप अपने आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी 1 डायमेंशनल शेप्स देखते हैं, जैसे कि थ्रेड या धागा या फिर कोई छड़ी। तो ये बेसिकली वो शेप्स हैं जिनमें उनकी लेंथ ही रिलेवेंस की है, दूसरी डायमेंशंस आर नॉट ऑफ दैट मच रिलेवेंस। अब 2D शेप्स वो शेप्स होती हैं जिनमें लेंथ और विड्थ दोनों रिलेवेंट होती हैं। अब क्योंकि यहाँ 2 डायमेंशंस रिलेवेंट है इसलिए इनको हम 2D शेप्स कहते हैं। अब 2D शेप्स के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे कि कोई पेपर जिसमें विड्थ और लेंथ दोनों होती है, या फिर कोई थिन शीट ऑफ मेटल। आप पेड़ों की पत्तियों के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये सभी वो शेप्स हैं जिनमें 2 डायमेंशंस हैं। अब एक और शेप को देखते हैं। यहाँ पर इस शेप की लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। तो इस तरह की शेप्स को 3 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं, क्योंकि इनमें लेंथ, विड्थ और हाइट माने 3 ऐसी डायमेंशंस हैं जो कि रिलेवेंट हैं। या दूसरी तरह से कहें तो इन 3 डायमेंशंस के बिना इन शेप्स को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। अब इस तरह की शेप्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं कोई रूम, बिल्डिंग्स, ट्रीज। Most of the things which we see in our day-to-day life are mostly in 3 dimensions. अब डायमेंशंस 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, पर हमारी जो आईज हैं वो मैक्सिमम 3 डायमेंशंस को ही परसीव कर सकती हैं। अब मैथमेटिक्स की जो ब्रांच पैटर्न्स इन शेप्स को स्टडी करती है उसे हम कहते हैं जियोमेट्री। आज की आगे की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, पर उससे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके सपोर्ट, लाइक्स और कमेंट्स के लिए। आप यकीन रखिए कि आपका हर छोटे से छोटा कमेंट, आपका लाइक और आपका हर वो सजेशन जो इस चैनल को इम्प्रूव कर सकता है हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत हेल्पफुल है। पर अभी भी करीब 78% ऑफ द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस चैनल आर नॉट सब्सक्राइबिंग इट। हमारा टारगेट 50% है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है या आपको अभी तक हमारा कोई भी वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हमारा ये छोटा सा चैनल एक प्रयास है आपको क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करने का, और यकीन मानिए हम कोई कसर नहीं छोड़ते पूरी रिसर्च करने में और इस कंटेंट को बनाते हुए आपको प्रिसाइज और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, जिससे न केवल बच्चे कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझ पाएं बल्कि आगे अपनी लाइफ और कैरियर में एक्सेल करने में भी इन कॉन्सेप्ट्स को यूज कर पाएं, इम्प्लीमेंट कर पाएं। सो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, पैटर्न्स इन शेप्स को सीखने से पहले हम आपकी बुक में दिए हुए सेक्शन 1.5 के बाद के फिगर इट आउट सेक्शन को पहले देख लेते हैं, जिससे इसमें दिए हुए क्वेश्चंस को भी हम साथ के साथ एड्रेस कर पाएं जब हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आपको ये टेबल दी गई है जिसमें कुछ शेप सीक्वेंसेस के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इसमें 5 शेप सीक्वेंसेस हैं: रेगुलर पॉलीगन्स, कंप्लीट ग्राफ्स, स्टैक्ड स्क्वायर्स, स्टैक्ड ट्रायंगल्स एंड कॉक स्नोफ्लेक। और फिर आपसे पूछा गया है कि कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेज इन टेबल 3 एंड देन यू हैव बीन आस्क्ड टू ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस, वाई और वाई नॉट? आफ्टर ईच सीक्वेंस describe in your own words what is the rule or pattern for forming the shapes in this sequence। तो बेसिकली इसमें आपसे पूछा गया है कि आपको इन शेप्स के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है और उसके बाद आपको इस सीक्वेंस में नेक्स्ट शेप क्या आएगी उसको ड्रॉ करना है और आपको रूल ऑफ पैटर्न भी बताना है जिसको ईच ऑफ दीज सीक्वेंसेस फॉलो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेगुलर पॉलीगन से। तो यहाँ आपको ये 8 रेगुलर पॉलीगन्स दिए हुए हैं। तो इन शेप्स को डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि रेगुलर पॉलीगन्स कहते किन्हें हैं। अब ये नॉमेनक्लेचर बना है बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर।
द फर्स्ट वर्ड इज रेगुलर एंड द अदर वर्ड इज पॉलीगन। तो रेगुलर का मतलब हुआ कोई शेप जिसमें सभी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं और सभी एंगल्स इक्वल लेंथ के हैं। यहाँ इक्वल लेंथ ऑफ साइड से मतलब है कि साइड्स लुक द सेम, मतलब कि सभी साइड्स एकदम एक जैसी दिखती हैं। सिमिलरली इक्वल एंगल्स का मतलब है कि कॉर्नर्स लुक द सेम, मींस जो भी शेप के कॉर्नर्स हैं या पॉइंटेड प्लेसेस हैं जहां पर साइड्स मीट करती हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर दिखते हैं। सिमिलरली दूसरा वर्ड पॉलीगन मिलकर बना है एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स से, और ये प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। यहाँ पॉली का मतलब है मैनी और गॉन का मतलब है एंगल और कॉर्नर। सो पॉलीगन बेसिकली इज अ मैनी एंगल्ड शेप। अब हम पॉलीगन्स को नेम करने के लिए कुछ ग्रीक प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं, जैसे कि 3 को ग्रीक में बोलते हैं ट्राई, और अगर कोई पॉलीगन 3 साइड से मिलकर बना है तो उसको बोलते हैं ट्राइंगल। सिमिलरली 4 को ग्रीक में बोलते हैं टेट्रा, इसलिए जिस पॉलीगन में 4 साइड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं टेट्रागन। पर यूजुअली हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्री एक लैटिन वर्ड है जिसमें क्वाड्री का मतलब होता है 4 और लेटस का मतलब होता है साइड, इसलिए क्वाड्रिलेटरल का मतलब हुआ अ शेप विच हैज 4 साइड्स। वहीं टेट्रागन का मतलब होता है 4 एंगल्ड शेप। अब यूजुअली वेस्ट में लैटिन जो लैंग्वेज है उसने डोमिनेट किया है मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी को, इसलिए क्वाड्रिलेटरल इज मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर फॉर 4 साइडेड पॉलीगन। इसी तरह 5 को बोलते हैं ग्रीक में पेंटा, तो 5 साइडेड पॉलीगन होगा पेंटागन। सिमिलरली 6 साइडेड पॉलीगन होगा हेक्सागन, 7 साइडेड पॉलीगन होगा हेप्टागन, 8 साइडेड होगा ऑक्टागन, 9 साइडेड होगा एनियागन। अब यहाँ भी 9 साइडेड पॉलीगन के लिए नोनागन मोर फ्रिक्वेंटली यूज होता है। नोना इज अ वर्ड फॉर 9 इन लैटिन, वहीं एनियागन इज अ ग्रीक वर्ड। सिमिलरली 10 साइडेड पॉलीगन को बोलेंगे डेकागन, 11 साइडेड को बोलेंगे हेंडेकागन, 12 साइडेड पॉलीगन को बोलेंगे डोडेकागन, 19 साइडेड पॉलीगन वुड बी कॉल्ड एनियाडेकागन, 20 साइडेड वुड बी कॉल्ड आइकोसागन, 30 साइडेड वुड बी कॉल्ड ट्राइकोंटागन, 100 साइडेड हेक्टोगन एंड 1000 साइडेड पॉलीगन वुड बी कॉल्ड किलियागन। अब आपके लिए यहाँ पर केवल 11 साइडेड पॉलीगन तक ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम वहीं तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपकी बुक में दी हुई रेगुलर पॉलीगन्स की शेप सीक्वेंसेस को देखते हैं। पहली सीक्वेंस है जिसमें एक ट्राइंगल दिखाया गया है, इसमें आप देखिए 1, 2 एंड 3 साइड्स हैं। फिर आपको दिखाया गया है एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें 1, 2, 3, 4 साइड्स हैं। अब 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। थर्ड शेप इज अ पेंटागन जिसमें 5 साइड्स हैं, 5 इज फॉर पेंटा। नेक्स्ट शेप इज हेक्सागन जिसमें 6 साइड्स हैं। द नेक्स्ट इज हेप्टागन in which there are 7 sides। अगली है ऑक्टागन जिसमें 8 साइड्स होंगी। फिर है नोनागन जिसमें होंगी 9 साइड्स। द लास्ट शेप इज डेकागन जिसमें 10 साइड्स होंगी। तो आप क्लियरली इस सीक्वेंस से समझ सकते हैं कि नेक्स्ट शेप में होंगी 11 साइड्स और 11 को ग्रीक में बोलते हैं हेंडेका। सो दिस शेप वुड बी कॉल्ड हेंडेकागन। अब इस शेप सीक्वेंस में जो रूल फॉलो हो रहा है वो है कि एवरी नेक्स्ट पॉलीगन हैज 1 साइड मोर देन द प्रीवियस रेगुलर पॉलीगन, मतलब कि हर अगले पॉलीगन में उससे प्रीवियस पॉलीगन से 1 साइड ज़्यादा है। अब नेक्स्ट शेप सीक्वेंस पर जाने से पहले हम बुक का लास्ट सेक्शन देख लेते हैं जिसमें है रिलेशंस टू नंबर सीक्वेंसेस। अब शेप सीक्वेंसेस एंड नंबर सीक्वेंसेस बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, और ये रिलेशनशिप हमें हेल्प करती है शेप सीक्वेंसेस को नंबर सीक्वेंसेस की मदद से समझने में और नंबर सीक्वेंसेस को शेप सीक्वेंसेस की मदद से समझने में। आप याद करिए कि कैसे पहले हमने नंबर सीक्वेंसेस को समझाने के लिए डिफरेंट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस में डिफरेंट शेप्स को यूज़ किया था कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए। अब यहाँ आप अपने बुक के दिए हुए एग्जाम्पल को देखिए जहाँ पर आपको बताया गया है कि द नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स इज गिवन बाय द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग एट 3, that is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. That is why these shapes are called respectively regular triangle, quadrilateral or square, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon, etc. respectively. तो ये हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि कैसे नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे जो ग्रीक लेटर्स हैं उनकी मदद से हम
पॉलीगन्स को नेम करते हैं। अब इसके बाद आपकी बुक में एक सेक्शन है फिगर इट आउट का, जिसमें आपको इन 5 शेप सीक्वेंसेस पर बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी हम बारी बारी से जब उन शेप सीक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे उनके साथ ही डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने डिस्कस करी है रेगुलर पॉलीगन्स की सीक्वेंस, तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो है काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स, डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन्स। तो सबसे पहले जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ट्राइंगल में थी 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, और इसी तरह हमने बची हुई शेप्स की नंबर ऑफ साइड्स को लिख लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे उनमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स को। तो ट्राइंगल में 1, 2 और 3 कॉर्नर्स हैं। अब कॉर्नर्स किसी भी शेप सीक्वेंस की शार्प एजेस को कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल में कितनी शार्प एजेस हैं या कॉर्नर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ भी आप देखिए कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। सिमिलरली पेंटागन में है 5 कॉर्नर्स एंड 5 साइड्स, हेक्सागन में है 6 कॉर्नर्स, 6 साइड्स, हेप्टागन में है 7 कॉर्नर्स एंड 7 साइड्स। सिमिलरली ऑक्टागन में 8 साइड्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, नोनागन में 9 साइड्स एंड 9 कॉर्नर्स, एंड डेकागन में 10 साइड्स एंड 10 कॉर्नर्स। तो यहाँ आपने देखा कि द नंबर ऑफ साइड्स इन अ रेगुलर पॉलीगन आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉर्नर्स। अब हम देखते हैं कि कैसे ये शेप सीक्वेंस नंबर सीक्वेंस से रिलेटेड है। तो ट्राइंगल में है 3 कॉर्नर्स और 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल में है 4 कॉर्नर्स और 4 साइड्स, सिमिलरली पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9 एंड डेकागन में 10। तो यहाँ आप देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 आर नथिंग बट काउंटिंग नंबर्स एंड दीज नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3। मतलब कि हम नंबर काउंटिंग 1 की जगह 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट शेप सीक्वेंस है वो है कंप्लीट ग्राफ्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शेप सीक्वेंस है जो कि रेगुलरली यूज होती है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में। अब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के बारे में हम आपको कभी और डिटेल से बताएंगे। अभी हम इस कंप्लीट ग्राफ्स की सीक्वेंस को समझ लेते हैं। तो यहाँ हमने देखिए बनाए 2 डॉट्स, इसलिए इस शेप को हम बोलेंगे K2। 2 डिनोट्स 2 डॉट्स। तो आप देखिए इन 2 डॉट्स को हम कितने वेज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो देयर इज ओनली वन वे इन विच वी कैन कनेक्ट दीज 2 डॉट्स, सो वी आर कनेक्टिंग इट विद वन सिंगल लाइन। द नेक्स्ट शेप हैज 3 डॉट्स, और इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं इन 3 कनेक्टिंग लाइन से। उससे अगली शेप में है 4 डॉट्स, जिसको हम K4 बोलेंगे। तो इनको आप देखिए हम इन 6 लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट शेप है 5 डॉट्स की, जिसको हम K5 कहते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के होंगे इतने तरीके। अगली सीक्वेंस है K6 विद 6 डॉट्स, और इसको हम इतने तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि जितने भी डॉट्स हैं उनको जितने तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है, उतनी कनेक्टिंग लाइन से हम उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए कि हर नेक्स्ट शेप सीक्वेंस में एक एडिशनल डॉट आ रहा है। तो आप इजीली गैस कर सकते हैं कि नेक्स्ट शेप में होंगे 7 डॉट्स, और उसको हम कह सकते हैं K7, और उनको जितने तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं उनको हम उस शेप में शो कर देंगे, और हमें इस सीक्वेंस की नेक्स्ट शेप मिल जाएगी। अब जो रूल फॉलो हो रहा है इस शेप सीक्वेंस को बनाने में, वो रूल है कि एवरी नेक्स्ट कंप्लीट ग्राफ हैज वन मोर डॉट देन द प्रीवियस ग्राफ, which is connected with all other dots with non-intersecting lines। अब यहाँ आप देखिए कि आपको जितनी भी शेप सीक्वेंसेस हैं उसमें जो भी लाइंस हैं वो आफ्टर K3 इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही हैं, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि K2 1 डायमेंशन में है तो हम उसको इजीली दिखा सकते हैं इस स्क्रीन पर। वहीं K3 2 डायमेंशंस में है तो उसको भी हम इजीली डिपिक्ट कर सकते हैं कि स्क्रीन पर। लेकिन K4 ऑनवर्ड्स जो शेप्स हैं, दीज शेप्स कैन ओनली बी मेड इन 3 डायमेंशंस। तो उनको 2 डायमेंशंस में शो करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए हम इनको 3 डायमेंशनल डिपिक्शन से समझते हैं। अब आप यहाँ देखिए K4 कुछ इस तरह से दिखेगा, 4 डिफरेंट नोड्स इन 3 डिफरेंट डायमेंशंस। जब वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो आप देखिए कि ये लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, जबकि हमारे 2 डायमेंशनल डिपिक्शन में K4 के जो सेंटर के डायगोनल्स थे वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे।
नेक्स्ट शेप सीक्वेंस को देखिए K5। यहाँ आप देखिए कि कैसे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में ये सभी रेड डॉट्स अलग अलग जगह प्लेस्ड हैं और कैसे इनको कनेक्ट करने वाली लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जबकि 2D डेपिक्शन में बहुत सारी लाइंस जो डायगोनली अपोजिट डॉट्स को कनेक्ट करती हैं वो एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। अब यहाँ जो ये रेड डॉट्स हैं इनको हम नोड्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट शेप सीक्वेंस को देखिए K6 को। यहाँ आप देखिए कि कैसे डिफरेंट नोड्स जो कि 3D स्पेस में लोकेटेड हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं विदाउट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। यहाँ आप एक और 3D एनिमेशन से समझिए जिसमें हमने आपको दिखाया है कि कैसे नोड्स एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं और जो कनेक्टिंग लाइंस हैं वो एक दूसरे से कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आप नेक्स्ट शेप सीक्वेंस को देखिए K7, जिसमें अगेन देयर आर 7 नोड्स प्लेस्ड एट 7 डिफरेंट लोकेशंस इन स्पेस। और आप यहाँ भी देखिए कि कैसे इनको जो कनेक्ट करने वाली लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसको आप एक और 3D एनिमेशन से समझिए जिसमें हमने आपको दिखाया है कि कैसे ये नोड्स को कनेक्ट करने वाली लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों बार बार हम ये नॉन इंटरसेक्टिंग कनेक्टिंग लाइंस पर इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, उनके इंटरसेक्शन से क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये बेसिकली हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे 2 सेपरेट पॉइंट्स एक दूसरे से यूनिकली कनेक्ट किए जा सकते हैं विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय अदर कनेक्शंस। अब ये कंप्लीट ग्राफ सीक्वेंस बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है एयरलाइन रूट मैप्स को ड्रॉ करने में, जहां हम 2 डिफरेंट सिटीज़ या सेवरल डिफरेंट सिटीज़ के बीच में कितने पॉसिबल वेज हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क्स में इसको यूज़ किया जाता है और क्रिप्टोग्राफिक की एक्सचेंज में भी हम इसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, जहां पर सिक्योर सिस्टम्स को बनाने के लिए हर पार्टी को एक यूनिक की ज़रूरत होती है। इसके बाद बात करते हैं आपकी बुक में दिए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट एंड कैन यू एक्सप्लेन वाई। अब यहाँ देखिए आप K2 में 2 डॉट्स हैं, तो इन 2 डॉट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं केवल 1 लाइन से या फिर इनको कनेक्ट करने का केवल एक ही तरीका है। सिमिलरली K3 में है 3 डॉट्स और इनको कनेक्ट कर सकते हैं हम 3 डिफरेंट वेज में, मतलब कि हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं 3 डिफरेंट लाइन से। K4 में 4 डॉट्स थे और इनको कनेक्ट करने के लिए हम 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट लाइंस को यूज कर सकते हैं। तो टोटल देयर आर 6 लाइंस विच कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट दीज 4 नोड्स। K5 में है 5 नोड्स, तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 डिफरेंट लाइंस को यूज करेंगे। K6 में होंगे 6 डॉट्स और इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 15 लाइन से। अब आप 1 3 6 10 और 15 में यहाँ पर पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। 1 इज द फर्स्ट नंबर, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब 3 को पाने के लिए हम 1 + 2 को ऐड जब करेंगे तो आएगा 3। सिमिलरली अगर हम 1 + 2 + 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 6। अगर हम 1 + 2 + 3 + 4 को ऐड करेंगे तो आएगा 10 और 1 + 2 + 3 + 4 + 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 15। तो क्लियरली ये नंबर सीक्वेंस है ट्रायंगुलर नंबर्स सीक्वेंस। अब आपसे पूछा गया है कि कैन यू एक्सप्लेन वाई। अब आप यहाँ देखिए K2 में केवल एक कनेक्टिंग लाइन थी तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया 1। वहीं K3 में हम फर्स्ट नोड को देखेंगे तो फर्स्ट नोड को दूसरे दोनों नोड से कनेक्ट करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला ये वाली लाइन और दूसरा ये दूसरा कनेक्शन। तो टोटल कनेक्शन हुए 2। अब इसके बाद बचेंगे 2 नोड। अब वो पहले नोड से तो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं और वो आपस में कनेक्टेड होंगे ओनली इन 1 वे। तो ये 1 एक और मेथड हो गया उन 2 नोड्स में कनेक्शन का। तो देखिए ये पहले 1 से आया पहला नंबर 1 और ये 2 कनेक्शन से आया द 2 और दोनों को ऐड करने पे आया 3 विच इज़ द नेक्स्ट नंबर इन अवर सीक्वेंस। अब नेक्स्ट शेप सीक्वेंस को देखते हैं K4 को। तो यहाँ पहले नोड को बाकी तीनों नोड से कनेक्ट करने के तरीके हैं 1 2 एंड 3। तो यहाँ हम 3 लिख लेंगे और इसके बाद जो सेकंड नोड आया उसको बचे हुए दोनों नोड से कनेक्ट करने के तरीके हैं 1
एंड 2, तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे। इसी तरह बचे हुए 2 नोड्स उनको कनेक्ट करने का केवल एक तरीका बचेगा, तो वहाँ पे हम लिख लेंगे 1। तो देखिए इस पहले वाले 1 से आया 1, फिर जो 2 पॉसिबल कनेक्शंस थे उससे आया 2, और फिर जो सबसे पहले नोड हमने लिया था उसमें 3 पॉसिबल कनेक्शंस थे, वहाँ से आया 3। तीनों को ऐड करने पे आया 6। तो आप देखिए कि कैसे ये नंबर ऑफ पॉसिबल कनेक्शंस को काउंट करके हम सिक्वेंशियली इस सीक्वेंस के नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो क्लियरली ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस है, क्योंकि ट्रायंगुलर नंबर्स हमें मिलते हैं सिक्वेंशियली काउंटिंग के नंबर्स को ऐड करके। जैसे कि पहला नंबर मिलेगा 1 से, सेकंड नंबर मिलेगा 1 + 2 करने से, थर्ड नंबर मिलेगा 1 + 2 + 3 करने से। तो यहाँ भी जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेम सीक्वेंस आ रही है, और उसके पीछे का लॉजिक हमने आपको यहाँ पर समझा दिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब इस सीक्वेंस के नंबर्स को, यानी कंप्लीट ग्राफ्स की सीक्वेंस जो है उसके नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, जो फॉर्मूला है n × n-1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पर n है नंबर ऑफ नोड्स। यानी अगर हम K2 की बात करें तो वहाँ नंबर ऑफ नोड्स हो जाएंगे 2, तो n × n-1/2 हो जाएगा 2 × 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, विच विल बी इक्वल टू 1। तो ये पहला नंबर आ जाएगा। और इसी तरह से आप n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, 5, 6, 7 रखकर इस सीक्वेंस के दूसरे नंबर्स को बड़े ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगली सीक्वेंस रिलेटिवली सिंपल है, ये है स्टैक्ड स्क्वायर्स की सीक्वेंस। तो इसमें पहली शेप में है 1 स्क्वायर, नेक्स्ट शेप में हमने बेस में स्क्वायर्स के नंबर कर दिए 2, और उसके ऊपर 2 स्क्वायर्स को ऐड कर दिया, टोटल स्क्वायर्स हो गए 4। तो यहाँ आप देखिए कि 2 स्क्वायर्स के कॉलम्स हैं, 2 स्क्वायर्स की रोज हैं। और स्टैक्ड स्क्वायर हम इनको इसलिए बोल रहे हैं कि स्टैकिंग बेसिकली होती है एक के ऊपर दूसरी लेयर को लगाना। तो हर स्टेप में हम एक स्क्वायर को इंक्रीज करेंगे और एक एडिशनल लेयर को ऊपर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में होंगे 3 स्क्वायर्स इन द बेस और 3 स्क्वायर्स रो इन हाइट। सिमिलरली अगली सीक्वेंस में होंगे 4 स्क्वायर्स इन बेस और 4 रोज ऑफ स्क्वायर्स इन हाइट। और उससे अगली सीक्वेंस में है 5 स्क्वायर्स इन बेस और उसके ऊपर है 5 रोज ऑफ स्क्वायर्स। तो बड़े इजीली आप इससे अगली शेप को गैस कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें होंगे 6 स्क्वायर्स इन बेस और उसके ऊपर 6 रोज होंगी स्टैक्ड स्क्वायर्स की। तो जो रूल फॉलो हो रहा है इस सीक्वेंस को बनाने में कि एवरी नेक्स्ट स्टैक्ड स्क्वायर हैज 1 मोर रो एंड 1 मोर कॉलम ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स देन द प्रीवियस शेप। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड स्क्वायर्स एंड विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव एंड कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो यहाँ आप देखिए कि पहली शेप में है 1 लिटिल स्क्वायर, तो हम इसको 1 लिख देते हैं। नेक्स्ट शेप में है 4 लिटिल स्क्वायर्स, तो हमने 1 2 3 4 काउंटिंग लिख दी। उससे अगली शेप में है 9 स्क्वायर्स, उससे अगली में है 16, उसके बाद है 25 लिटिल स्क्वायर्स एंड देन 36 स्क्वायर्स। तो इसकी नंबर सीक्वेंस हुई पहली 1, दूसरी शेप के लिए हुए 4 स्क्वायर तो हम लिखेंगे 4, थर्ड शेप में है 9 स्क्वायर तो हम लिखेंगे 9, फोर्थ शेप में है 16 स्क्वायर्स तो वी विल राइट इट एज 16, फिफ्थ में है 25 स्क्वायर्स, सिक्स्थ में है 36 स्क्वायर्स तो वी विल राइट इट एज 36। अब आप यहाँ देखिए कि 1, 4, 9, 16, 25 और 36 ये हमें नंबर सीक्वेंस मिल गई। तो इसमें जो 1 है उसको आप ऑब्जर्व करिए कि 1 कैन बी कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग 1 × 1। इसी तरह 4 हमें मिलेगा 2 को 2 में मल्टीप्लाई करके, 9 हमें मिलेगा 3 में 3 को मल्टीप्लाई करके, 16 मिलेगा 4 × 4 करके, 25 मिलेगा 5 × 5 करके एंड 36 मिलेगा 6 × 6 करके। तो क्लियरली ये स्क्वायर नंबर्स की सीक्वेंस है। अब जो नेक्स्ट शेप सीक्वेंस आपको दी गई है वो है स्टैक्ड ट्राइंगल्स की सीक्वेंस। तो इसमें सबसे पहले 1 स्मॉल ट्राइंगल है, हमने इसको 1 मार्क कर लिया और 1 इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द बेस। नेक्स्ट शेप में है बेस में 2 ट्राइंगल्स और इसके ऊपर फिर हमने एक रिवर्स ट्राइंगल लगाया है और उसके ऊपर अगेन एक और ट्राइंगल स्टैक किया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इससे अगली सीक्वेंस में होंगे 3 ट्राइंगल्स इन द बेस, उसके बाद 2 ट्राइंगल्स होंगे डाउनवर्ड फेसिंग अरेंजमेंट में, उसके बाद फिर अगेन हम 2 ट्राइंगल्स को
अपवर्ड फेसिंग अरेंजमेंट में स्टैक कर सकते हैं, फिर होगा 1 डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल, फिर देन 1 अपवर्ड फेसिंग ट्रायंगल। सिमिलरली नेक्स्ट सीक्वेंस में होंगे 4 ट्रायंगल्स इन द बेस, उसके ऊपर अगेन 3 ट्रायंगल्स आएंगे अपसाइड डाउन, फिर 3 ट्रायंगल्स आएंगे अपसाइड, फिर 2 ट्रायंगल्स आएंगे डाउनवर्ड फेसिंग, उसके बाद अगेन 2 ट्रायंगल्स आएंगे अपवर्ड फेसिंग, फिर 1 ट्रायंगल आएगा डाउनवर्ड फेसिंग, फिर 1 ट्रायंगल आएगा अपवर्ड फेसिंग। फिर नेक्स्ट शेप सीक्वेंस में देयर विल बी 5 ट्रायंगल्स इन द बेस, और फिर इनको भी हम उसी तरह से स्टैकिंग कर लेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस शेप्स में किया। अब आप बड़े इजीली समझ गए होंगे नेक्स्ट शेप को गैस करना। क्लियरली नेक्स्ट शेप में होंगे 6 स्मॉल ट्रायंगल्स इन द बेस, उसके ऊपर आएंगे 5 स्मॉल ट्रायंगल्स इन डाउनवर्ड फेसिंग ओरिएंटेशन, और उसके बाद जैसा कि हमने पहले किया अपवर्ड और डाउनवर्ड फेसिंग ओरिएंटेशन में अल्टरनेटिवली हम ट्रायंगल्स को अरेंज करते जाएंगे जब तक कि हमें एक बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं मिल जाता। अब इस सीक्वेंस को बनाने में जो रूल हम फॉलो कर रहे हैं वो रूल है कि एवरी नेक्स्ट स्टैक्ड ट्रायंगल एड्स 1 मोर स्मॉल ट्रायंगल इन द बेस एंड 1 मोर रो ऑफ स्मॉल ट्रायंगल एट द टॉप। क्लियरली हमने यहाँ एक और रो ऑफ ट्रायंगल लगाया है टॉप पर और एक एडिशनल ट्रायंगल लगाया है एट द बेस। अब इसके लिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो है हाउ मैनी लिटिल ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक्ड ट्रायंगल्स, विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव एंड कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। तो ये थी हमारी शेप सीक्वेंस, और यहाँ पर एक हिंट भी दिया गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि इन ईच शेप इन द सीक्वेंस हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच रो। तो यहाँ हम एक एक करके एवरी शेप में कितने ट्रायंगल्स हैं ईच रो में वो पहले काउंट करेंगे। तो पहली शेप में केवल एक ही ट्रायंगल है तो हमने उसको 1 लिख लिया। नेक्स्ट शेप में टॉप रो में है 1 ट्रायंगल तो हमने उसको लिखा 1। नेक्स्ट रो में है 3 ट्रायंगल्स तो हमने उसको 3 लिख लिया। उससे अगली शेप में टॉप में है 1 तो हमने लिखा 1। नेक्स्ट रो में है 3 हमने उसको लिखा 3। उससे नेक्स्ट रो में है 5 ट्रायंगल्स तो वहाँ पे हमने लिखे 5। उससे अगली शेप में टॉप में है 1 ट्रायंगल हमने 1 लिखा। सेकंड रो में है 3 ट्रायंगल्स उसके लिए 3 लिखा। उससे नेक्स्ट रो में है 5 ट्रायंगल्स तो हमने 5 लिख लिया। उससे नेक्स्ट रो में है 7 ट्रायंगल्स तो हमने उनको 7 लिख लिया। नेक्स्ट शेप में टॉप में है 1, सेकंड रो में है 3, थर्ड रो में है 5, फोर्थ रो में है 7 एंड फिफ्थ रो में है 9 ट्रायंगल्स। अब आप यहाँ देखिए कि हर रो में जो ट्रायंगल्स हैं वो ऑड नंबर्स हैं और उनकी जो सीक्वेंस है वो ऑड नंबर्स की सीक्वेंस है। तो आप रिकॉल करिए हमारे पहले बताए हुए नंबर सीक्वेंसेस को, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर हम कंसेक्यूटिवली ऑकरिंग ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें जो सीक्वेंस मिलती है वो होती है स्क्वायर नंबर्स की सीक्वेंस। यहाँ आप देखिए कि 1 हमें मिल जाता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके, 4 हमें मिल जाता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, 9 हम पा सकते हैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके, 16 मिलता है 4 इंटू 4 करके, 25 मिलता है 5 इंटू 5 करके। तो 1, 4, 9, 16, 25 आर नथिंग बट स्क्वायर नंबर्स सीक्वेंस। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप पहले 3 शेप्स को देखिए, अगर हम इसको रीअरेंज करें तो इस तरह से ये एक स्क्वायर अरेंजमेंट में आ जाती है। सिमिलरली अगर हम उससे अगली शेप को देखें तो उसको भी रीअरेंज करने पे हमें एक स्क्वायर मिल जाएगा। उससे अगली शेप को भी अगर हम रीअरेंज करेंगे तो उसको भी हम एक स्क्वायर अरेंजमेंट में अरेंज कर सकते हैं। अब आप रिकॉल करिए हमारे पहले बताए हुए कॉन्सेप्ट को, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि कैसे ऑड नंबर्स को 1 लेयर आफ्टर अनदर अरेंज करने से हमें स्क्वायर नंबर्स की सीक्वेंस मिलती है। तो आपको याद होगी हमारी ये प्रीवियसली डिस्कस्ड शेप, जिसमें हमने ऑड नंबर्स को डिनोट किया था ब्लैक डॉट से और उनको अरेंज किया था 1 आफ्टर अनदर और हमें स्क्वायर नंबर्स की सीक्वेंस मिली थी। तो यहाँ पर हम एक दूसरे को अगर सुपर इम्पोज करके देखें तो ये दोनों सीक्वेंस एकदम आइडेंटिकल है। द ओनली डिफरेंस इज कि वी हैव रिप्लेस्ड द सर्कुलर डॉट्स विद स्मॉल ट्रायंगल्स। तो देखा आपने कैसे हम डिफरेंट शेप्स को डिफरेंट अरेंजमेंट में अरेंज करके सिमिलर रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसे मैथमेटिक्स में सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की डिफरेंट अप्रोचेज हो सकती हैं, डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। और इसी के साथ हमने आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ एक्सप्लेनेशन भी रिप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट शेप सीक्वेंस है कॉक स्नोफ्लेक। तो इसमें आपको ये शेप सीक्वेंस दी हुई है। तो इसको समझाने के लिए हम पहली शेप को लेंगे जो कि एक ट्रायंगल है। अब हम समझते हैं कि इस सीक्वेंस में एग्जैक्टली हो क्या रहा है।
तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो हर स्ट्रेट साइड को रिप्लेस कर देते हैं एक स्पीड बम्प से। मतलब कि जो हर एक लाइन सेगमेंट है उसको हम रिप्लेस करेंगे एक स्पीड बम्प से। तो यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है कि जो वन सिंगल स्ट्रेट लाइन थी उसको हम 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर रहे हैं हर नेक्स्ट स्टेप में। तो हम वन लाइन सेगमेंट को रिप्लेस कर रहे हैं 4 लाइन सेगमेंट से। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ट्राइंगल्स में दी हुई तीनों साइड्स को स्पीड बम्प से यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने पे मिली हमें इस तरह की एक स्टार शेप। अब अगेन आपने देखा कि यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन्स हैं वो 4 टाइम्स हो गई। अब अगेन हम इसमें हर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्लेस कर देंगे एक स्पीड बम्प से। तो हमें ये कुछ स्नोफ्लेक जैसा शेप मिल जाएगा। अगेन इस स्नोफ्लेक के शेप में हम हर एक स्ट्रेट लाइन को रिप्लेस कर देंगे एक स्पीड बम्प से। तो हमें कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में अगेन हम इसमें दिए हुए सभी स्ट्रेट लाइंस को रिप्लेस कर देंगे एक स्पीड बम्प से। तो हमें कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। अब आप देखिए कि हर स्टेप में जो शेप है वो और कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और स्पीड बम्प्स के जो साइजेस हैं वो बहुत छोटे होते जा रहे हैं। अगर हम इससे ज़्यादा आइट्रेशंस करेंगे आगे तो ये स्पीड बम्प्स के जो शेप हैं वो इतने ज़्यादा छोटे हो जाएंगे कि आप विजुअली उनको देख नहीं पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा शेप में डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो फाइनली आपको ये स्नोफ्लेक मिलेगा विद लॉट्स ऑफ स्पीड बम्प्स रिप्लेसिंग स्ट्रेट लाइंस इन ईच स्टेप। तो इस सीक्वेंस में जो रूल हम फॉलो कर रहे हैं वो रूल है कि एवरी नेक्स्ट कॉक स्नोफ्लेक हैज़ एवरी लाइन सेगमेंट रिप्लेस्ड विद अ स्पीड बम्प, दैट इज every single line segment is replaced with 4 line segments। अब अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ बताया गया है कि to get one shape to next shape in Cock snowflake sequence, one replaces each line segment by a speed bump. As one does it more and more times, the changes become tinier and tinier with very very small line segments। ये हमने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया और आपको पिक्चर से दिखा भी दिया कि कैसे with every step the segments become tinier, the lines become tinier। अब आपसे पूछा गया है कि how many total line segments are there in each shape of the cock snowflake and what is the corresponding number sequence। तो यहाँ आप ऑब्जर्व करिए कि हर स्टेप में हम क्या कर रहे हैं। हम रिप्लेस कर रहे हैं वन लाइन सेगमेंट को 4 लाइन सेगमेंट से। तो पहली शेप में थे 3 लाइन सेगमेंट्स, उनको हम रिप्लेस कर देंगे 4 लाइन सेगमेंट से। तो टोटल लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे 3 × 4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम अगेन उसको 4 टाइम्स कर देंगे तो लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे 3 × 4 × 4। अगले स्टेप में अगेन हम ईच लाइन सेगमेंट को रिप्लेस कर देंगे 4 लाइन सेगमेंट से। टोटल लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे 3 × 4 × 4 × 4 और उससे अगली शेप में अगेन 4 टाइम्स कर देंगे हम। तो टोटल लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे 3 × 4 × 4 × 4 × 4। तो यहाँ पहली शेप में हुए 3 लाइन सेगमेंट्स, नेक्स्ट में हुए 3 × 4 12 लाइन सेगमेंट्स, नेक्स्ट में हुए 12 × 4 मीन्स 48 लाइन सेगमेंट्स, उससे नेक्स्ट शेप में हुए 48 × 4 यानी 192 लाइन सेगमेंट्स और उससे अगली शेप में हुए 192 × 4 यानी 768 लाइन सेगमेंट्स। तो जो नंबर सीक्वेंस हमें मिली वो मिली 3, 12, 48, 192 और 768 की नंबर सीक्वेंस, जहाँ पर 3, 12, 48, 192 और 768 आर द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द शेप्स। अब आप यहाँ देखिए कि पहला नंबर है 3, उसके बाद 3 में हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, फिर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर्स ऑफ 4 को। तो इस सीक्वेंस का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसे 3 × पावर्स ऑफ 4। अब कई जगह हमने इस चैप्टर को डिस्कस करते समय पावर्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स की बात करी थी। तो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम चाहते थे आपको इंट्रोड्यूस कर देना, जो है पावर्स ऑफ अ नंबर का कॉन्सेप्ट। तो पावर्स ऑफ अ नंबर इज बेसिकली मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे कि अगर हम पावर ऑफ 1 की बात करें तो वो हुआ 1, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1, फिर नेक्स्ट हुआ 1 × 1 × 1 और इसी तरह से हर स्टेप में हम
एक एडिशनल 1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर हम पावर्स ऑफ 2 की बात करें तो वो स्टार्ट होगा 2 से, और हर स्टेप में हम एक और 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और अगर हम किसी भी नंबर a की बात करते हैं तो उसकी पावर ऑफ नंबर्स की सीक्वेंस हुई a, उसके बाद a इंटू ए, उसके बाद a इंटू ए इंटू ए, और हर स्टेप में हम एक एडिशनल a से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जहाँ पर a क्या है, a कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 और एनी अदर नंबर विच यू लाइक। अब पावर्स ऑफ अ नंबर को डिनोट करने का एक शॉर्ट हैंड तरीका भी है, एक छोटा तरीका भी है। तो इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन है, जैसे 2 को हम दिखाते हैं तो 2 को हम लिख देते हैं 2 टू द पावर 1। तो 1 इज शोइंग दैट हाउ मेनी टाइम्स 2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 2। नेक्स्ट 2 इंटू 2 को हम दिखाएंगे 2 टू द पावर 2। 2 इंटू 2 को हम दिखाएंगे 2 टू द पावर 3। इसी तरह अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम दिखाएंगे 2 टू द पावर 4। 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हम दिखाएंगे 2 टू द पावर 5। तो ये जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है बेसिकली वो है फॉर एनी नंबर a मल्टीप्लाइड n नंबर ऑफ टाइम्स, जो उसकी पावर है हम उसको दिखाते हैं a टू द पावर n से, जहां पर a कहते हैं हम इस नोटेशन में बेस को और n कहते हैं हम एक्सपोनेंट को। तो बेस का मतलब हुआ कि वो नंबर जिसकी हम पावर्स निकाल रहे हैं, और एक्सपोनेंट हुआ कि जितने टाइम्स हम उस नंबर को उस नंबर में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर a टू द पावर 1 का मतलब हुआ जस्ट a टू द पावर 2 का मतलब हुआ a इंटू a टू द पावर 3 का मतलब हुआ a इंटू a। अगर हम a टू द पावर 0 लिखें तो उसको बाई कन्वेंशन मैथमेटिक्स में 1 माना गया है। तो किसी भी नंबर का पावर अगर हम 0 करते हैं तो वो हमेशा 1 होगा। इसी तरह पावर 2 को हम बोलते हैं स्क्वायर, यहाँ पर a टू द पावर 2 को हम बोलेंगे a स्क्वायर, और पावर 3 को हम बोलते हैं क्यूब, यहाँ हम a टू द पावर 3 को बोलेंगे a क्यूब। तो इस तरह से अगर आप पावर ऑफ 4 की सीक्वेंस बनाना चाहते हैं तो उसमें नंबर्स होंगे 4 टू द पावर 0, 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 4, और ऐसे ही आगे भी। तो 4 टू द पावर 0 हुआ 1, 4 टू द पावर 1 हुआ 4, 4 टू द पावर 2 हुआ 4 इंटू 4 मीन्स 16, 4 टू द पावर 3 हुआ 4 इंटू 4 दैट इज 64, 4 टू द पावर 4 हुआ 4 इंटू 4 दैट इज 256। तो कॉक स्नोफ्लेक में हमने जैसे बोला था कि पहला नंबर होगा 3 विच कैन बी रिटन एज 3 इंटू 4 टू द पावर 0 विच इज 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट नंबर होगा 3 इंटू 4 टू द पावर 1 विच इज 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट नंबर होगा 3 इंटू 4 टू द पावर 2 विच विल बी 3 इंटू 16 दैट इज 48। उससे अगला होगा 3 इंटू 4 टू द पावर 3 विच विल बी 3 इंटू 64 विच विल बी 192। अगला नंबर होगा 3 इंटू 4 टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 256 विच इज इक्वल टू 768। तो ये सेम है जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि कॉक स्नोफ्लेक में अगर आप नंबर्स की सीक्वेंस निकालना चाहते हैं तो आपको 3 को 4 की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप किसी भी नंबर की सीक्वेंस निकालना चाहते हैं तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था पावर्स ऑफ 3 की सीक्वेंस, तो आप निकाल सकते हैं 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 टू द पावर 2 is equal to 3 into 3 which is equal to 9, 3 to the power 3 will be equal to 27 और 3 to the power 4 which is equal to 81। तो अब आप समझ गए होंगे कि पावर्स की सीक्वेंस में जो फर्स्ट डिजिट है वो 1 होती है, क्योंकि किसी भी पावर सीक्वेंस में जो नंबर की पावर 0 होती है वो होती है 1। अब लास्ट में जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मैथमेटिक्स में बी व्यूड एज द सर्च for patterns and for the explanations as to why those patterns exist। उसके बाद हमने सीखा कि among the most basic patterns that occur in mathematics are number sequence, जिसमें हमने इस टेबल को डिस्कस किया था जिसमें डिफरेंट नंबर सीक्वेंसेस दी हुई थी और हमने ईच सीक्वेंस को डिटेल में डिस्कस किया था। उसके बाद some of the important examples of number sequences include the counting numbers, odd numbers, even numbers, square numbers, triangular numbers, क्यूब नंबर्स, विरहंका नंबर्स एंड पावर्स ऑफ 2। इन सभी नंबर सीक्वेंसेस को हम डिटेल में अपने वीडियोस के पार्ट 1, 2 और 3 में डिस्कस कर चुके हैं, जिनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किए थे कि समटाइम्स नंबर सीक्वेंसेस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन अ ब्यूटीफुल एंड रिमार्केबल वेज। फॉर एग्जाम्पल, एडिंग अप द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विद 1 गिव्स स्क्वायर नंबर्स। दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन अवर अर्लियर पार्ट्स। उसके बाद
हमने सीखा कि विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस यूजिंग पिक्चर्स कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड सीक्वेंसेस एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन दैम। और लास्ट में हमने शेप सीक्वेंसेस के बारे में सीखा, विच आर another basic type of pattern in mathematics. Some of the important examples of shape sequences include regular polygons, complete graphs, stacked triangles, and squares, and Koch-Snowflake iteration. And shape sequences also exhibit many interesting relationships with number sequences, जो हमने डिटेल में आज के वीडियो में सीखा। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, जो है लाइंस एंड एंगल्स। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।